दोपहर की तेज धूप पूरे गांव पर फैली हुई थी। मिट्टी की जमीन गर्म होकर तप रही थी। हवा चल भी रही थी तो जैसे आग लेकर चल रही हो। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर, जिसकी दीवारों पर वक्त की मार साफ दिखती थी। घर के अंदर सीता चुपचाप बैठी थी। कुछ देर बाद थका हुआ, धूप से जला चेहरा लेकर रमेश अंदर आता है। उसकी चाल ही बता रही थी, आज भी कुछ हाथ नहीं लगा। वो आकर पास में बैठ जाता है। दोनों कुछ पल चुप। फिर सीता धीरे से पूछती है, रमेश, आज कहीं कुछ काम मिला क्या? सुबह से इंतजार कर रही थी। रमेश गहरी सांस लेता है और थकी हुई आवाज में बोलता है, नहीं सीता, पूरा गांव घूम लिया, हर खेत पर गया, कहीं काम नहीं मिला, सबने मना कर दिया। घर में भी कुछ नहीं बचा। सोचा था आज तुम काम करके पैसे लाओगे तो मैं रोटी बना दूंगी। मैं भी यही सोचकर गया था कि कुछ लेकर लौटूंगा, मगर आज किस्मत ने जैसे मुंह ही मोड़ लिया। दोनों के दिल में एक ही उम्मीद पल रही थी, लेकिन किस्मत हर बार उनके आसान सपनों को खामोश तकलीफ में बदल देती थी। मैं पड़ोस में भी गई थी, लेकिन अब कोई उधार देने को राजी नहीं है। सीता, खुद को मत कोसो, ये मुश्किलें हमारी नहीं, वक्त की देन है। सीता उसकी तरफ देखती है और उसकी बातों से उसे थोड़ा सहारा मिलता है। तभी हवा का एक झोंका अंदर आता है, जो अपने साथ गरम मसालेदार बिरयानी की खुशबू पूरे माहौल में घोल देता है। सीता, ये खुशबू महसूस हो रही है। लगता है यहीं पास में ही बिरयानी बन रही है। हाँ, चौक वाले नए ढाबे पर ही बन रही होगी, वहीं से आ रही है ये खुशबू। रमेश खड़ा होता है। थकान अब भी है, लेकिन उसके पीछे एक छोटी सी उम्मीद जाग गई है। मैं एक बार वहीं जाकर बात करता हूँ, शायद काम मिल जाए। कुछ भी कर लूंगा, बदले में खाना ही मिल जाए। ठीक है, लेकिन आराम से बात करना। अगर मना कर दें तो वापस आ जाना। हाँ, मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो, बस जल्दी लौटता हूँ। गांव का चौक। धूप ढल चुकी थी, लेकिन दिन का उजाला अब भी फैला हुआ था और ढाबे पर बैठे लोग आराम से बिरयानी खा रहे थे। दम पर चढ़ी बिरयानी की हांडी से उठती खुशबू हवा में फैल रही थी और रमेश अपनी थकी और कमजोर चाल के साथ धीरे धीरे ढाबे तक पहुंच जाता है। हांडी में दम लगती बिरयानी की महक चारों तरफ फैली थी। रमेश लड़खड़ाते कदमों से ढाबे तक आया। काउंटर पर बैठे मालिक के पास जाकर रुकता है और हिम्मत जुटाकर बोलता है, भैया, कोई काम मिल जाएगा क्या? मैं कुछ भी कर लूंगा, सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगर काम दे दो तो बदले में थोड़ा खाना दे देना। शाम उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, जैसे उसकी हालत को समझने की कोशिश कर रहा हो। अभी कोई काम खाली नहीं है, और वैसे भी यहाँ सब पैसों से ही चलता है, यूं ही कुछ नहीं मिलता। बात तो छोटी सी थी, मगर उसने अंदर तक चोट कर दी। मैं मुफ्त में नहीं मांग रहा, काम कर दूंगा, बस बदले में थोड़ा खाना दे देना। अरे समझ नहीं आता क्या? कह दिया ना काम नहीं है, हर रोज तुम्हारे जैसे लोग आते हैं। कुछ लोग उसे देखते हैं, मगर बिना कुछ कहे खामोश हो जाते हैं। पास खड़ा शाम का नौकर गोपाल ये सब देख रहा था। फिर वो धीरे से शाम के पास आता है और उससे कुछ कहता है। मालिक, एक प्लेट दे दीजिए, इससे आपका क्या ही नुकसान हो जाएगा। तू बस अपना काम कर, यहाँ समझदारी दिखाने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो मुड़ता है और धीरे धीरे वहां से चला जाता है। जब भूख और अपमान एक साथ मिलते हैं तो इंसान अंदर ही अंदर टूटने लगता है। शाम ढल चुकी थी और गांव अब थोड़ा शांत हो गया था। रमेश धीरे धीरे घर पहुंचता है और आज उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा चोट साफ नजर आ रही थी। सीता उसे देखते ही सब कुछ समझ जाती है। आ ही गए, काफी देर लगा दी। क्या हुआ? ढाबे पे काम मिला या आज भी कुछ हाथ नहीं आया? रमेश चुपचाप बैठ जाता है, कुछ देर खामोश रहता है और फिर धीरे से बोलता है, काम भी नहीं मिला और खाना भी नहीं, ऊपर से ऐसी बेइज्जती करके निकाल दिया जैसे मैं कोई इंसान ही नहीं हूँ। रमेश की बात खत्म होते ही सीता का चेहरा सख्त पड़ जाता है। उसकी आंखों में दर्द के साथ एक चुप गुस्सा भी साफ दिखने लगता है। क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है कि हर कोई इज्जत छीनने पर उतर आता है? आखिर लोगों को हो क्या गया है?
रमेश कुछ पल खामोश बैठा रहता है, नजरें झुकी होती हैं। फिर धीमी आवाज में बोलता है, सीता, वहां इतनी भीड़ थी, हर कोई बस एक प्लेट बिरयानी के लिए लाइन में खड़ा था। ये बात कहकर रमेश कुछ देर खामोश रहता है, फिर हिम्मत जुटाकर दोबारा बोलता है, यही ख्याल आ रहा था, अगर वो बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो तुम कहना क्या चाहते हो? खुद का बिरयानी का ठेला लगाने की सोच रहे हो? हाँ, अब दूसरों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि हम खुद कुछ शुरू करें, छोटा ही सही, लेकिन मेहनत अपनी होगी। इसी पल से सोच एक नया मोड़ लेती है और सीता चुप होकर कुछ सोचने लगती है। बात तो ठीक है, पर शुरुआत के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? घर में एक ही कीमती चीज बची है, वो सोने की घड़ी। उसे बेच देते हैं, शायद उसी से हमारी नई शुरुआत हो जाए। ये सुनते ही सीता चौंक जाती है, जैसे उसने ऐसी बात की उम्मीद ही नहीं की थी। वो सोने की घड़ी तुम्हारे पिताजी की याद है? क्या सच में उसे बेचने का सोच रहे हो? निशानी दिल में रहती है, चीजों में नहीं। अगर उससे हमारा काम शुरू हो सकता है तो वही सही है। सब ठीक है, लेकिन बनाना सीखना इतना आसान नहीं है। कहाँ से सीखोगे? अब तो हर चीज इंटरनेट पर मिलती है, वीडियो देखते देखते सीख जाएंगे। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। रात का समय था, घर में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। रमेश और सीता साथ बैठे थे और उनके बीच में एक मोबाइल रखा था। दोनों ध्यान से मोबाइल में एक वीडियो देख रहे थे, जिसमें एक आदमी बिरयानी बनाने का तरीका सिखा रहे थे। एक वीडियो खत्म होते ही स्क्रीन पर हैदराबादी दम बिरयानी का दूसरा वीडियो आ जाता है और वो तुरंत उसे भी देखने लगता है। देख सीता, हैदराबादी दम बिरयानी ऐसे बनती है। पहले चावल भिगोते हैं और फिर मसाले तैयार करते हैं। हाँ देखो, ये जो खुशबू के लिए डाल रहा है, यही बिरयानी को खास बनाता है। जब सीखने का जज्बा हो तो रास्ते मिल ही जाते हैं। दोनों वीडियो को बार बार देखते हैं, बीच बीच में रोककर समझते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन रमेश अपनी पुरानी सोने की घड़ी बेच देता है। उसे कुछ पैसे मिलते हैं और वो बाजार से चावल, तेल, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला और थोड़ा सा चिकन खरीद कर ले आता है। सारा सामान लाने के बाद वो चूल्हा जलाती है और बिरयानी बनाने की तैयारी में लग जाती है। रमेश मसाले तैयार कर रहा होता है और सीता उसके साथ बैठकर प्याज काट रही होती है। याद है वीडियो में क्या कहा था? सबसे पहले इसे ठीक से मैरिनेट करना होगा, तभी स्वाद आएगा। रमेश धीरे धीरे सब तैयार करता है। चिकन को अच्छे से मैरिनेट करता है, चावल को आधा उबालता है, फिर दोनों मिलकर बिरयानी सेट करते हैं। नीचे चिकन और ऊपर चावल, और आखिर में रमेश ढक्कन लगा देता है। अब इसे धीमी आंच पर दम देना है, यही सबसे जरूरी हिस्सा है। कुछ देर बीतती है, तभी हल्की सी जली हुई खुशबू आने लगती है। रमेश तुरंत उठता है और घबराकर ढक्कन खोल देता है। शायद आग कुछ ज्यादा ही तेज थी, थोड़ा संभाल नहीं पाया। कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छे से करेंगे। पहली बार गलती हुई, दूसरी बार भी पूरी तरह सही नहीं बना, लेकिन तीसरी कोशिश में उसने हर छोटी बात का ध्यान रखा और इस बार उसकी बिरयानी आखिरकार सही बन गई। सुबह की शुरुआत के साथ गांव में चहल पहल बढ़ने लगी थी। कुछ लोग काम में लग गए थे, कोई खेत जा रहा था तो कोई चौक की तरफ जा रहा था। उसी बीच रमेश अपना छोटा सा ठेला लेकर आता है। एक किनारे जगह देखता है, ठेला लगाता है और बिरयानी की हांडी सजाकर चूल्हे पर चढ़ा देता है। ठेले पर साफ लिखा होता है, हैदराबादी दम बिरयानी। कुछ ही देर में हल्की हल्की खुशबू हवा में फैलने लगती है और पास से गुजरते लोग रुककर उस महक को महसूस करने लगते हैं। उसी वक्त रमेश हिम्मत जुटाता है और धीरे धीरे आवाज लगाना शुरू कर देता है। आइए भैया आइए, एक बार हमारी हैदराबादी दम बिरयानी का स्वाद लीजिए और बताइए कैसी लगी। 2-3 लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगते हैं, जैसे खुशबू ने उन्हें रोक लिया हो। भाई, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रहे हो? हैदराबादी दम बिरयानी है भैया, गर्मा गर्म तैयार है, एक प्लेट खा के देखिए। उधर शाम अपने ढाबे पर खड़ा ये सब देख रहा होता है। पहले उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, फिर वो ध्यान से देखने लगता है। अरे ये तो वही लड़का है ना जो कल काम मांगने आया था। जी मालिक, वही लड़का है, कल काम मांगने आया था। शाम थोड़ा चुप हो जाता है, फिर उसके चेहरे पर हल्का सा तिरस्कार उभर आता है।
कल तक हाथ फैलाकर काम मांग रहा था और आज अपना ठेला लगा बैठा है। श्याम नजरें हटाकर गोपाल की तरफ देखता है और उससे बोलता है, जाकर पता कर वो क्या कर रहा है और उसके ठेले पर कितने लोग जा रहे हैं। गोपाल धीरे धीरे रमेश के ठेले के पास जाता है और देखता है कि लोग धीरे धीरे ठेले के आसपास रुक रहे हैं, कुछ खुशबू से तो कुछ उत्सुक होकर। गोपाल वापस आता है और जाकर श्याम से कहता है, मालिक, अभी भीड़ ज्यादा नहीं है पर लोग रुकने लगे हैं। गोपाल की बात सुनकर श्याम के चेहरे का रंग बदल जाता है, जैसे अंदर कुछ खटक गया हो। रमेश के ठेले पर अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी थी। लोग रुकने लगे थे, कुछ बिरयानी खा रहे थे तो कुछ इंतजार कर रहे थे। सुबह कब दोपहर में बदल गई पता ही नहीं चला, मगर उसके ढाबे पर आज कोई भीड़ नहीं थी। समय बीतता गया, बिरयानी का बर्तन धीरे धीरे खाली होता गया और आखिरी प्लेट भी बिक गई। रमेश खाली बर्तन को देखता है, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। फिर वो धीरे धीरे अपना ठेला समेटता है, सामान ठीक करता है और घर की तरफ चल पड़ता है। सीता इंतजार कर रही होती है, तभी रमेश आता है और उसे देखते ही सीता तुरंत उससे पूछ बैठती है, कैसा रहा दिन? ठेला ठीक चला या नहीं? कुछ बिका? कितनी प्लेट बिकी? रमेश हल्का मुस्कुराता है, जैसे उसके अंदर छुपी खुशी धीरे धीरे बाहर आ रही हो। आज पूरा का पूरा खत्म हो गया, एक भी प्लेट नहीं बची। क्या सच में? पहली बार में ही सब बिक गए? हाँ, शुरू में थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर लोग खुद ही आने लगे। सीता की आंखों में खुशी साफ झलकने लगती। अगली सुबह गांव फिर से अपने काम में लग चुका था। चौक पर रोज की तरह हलचल थी। रमेश अपना ठेला लगाता है, बिरयानी दम पर चढ़ती है और उसकी खुशबू धीरे धीरे फैलने लगती है, जिससे कुछ लोग फिर रुकने लगते हैं। अपने ढाबे पर खड़ा श्याम ये सब देख रहा होता है। उसका चेहरा अब बदल चुका होता है। वो गोपाल को आवाज लगाता है, सुनो, आज से दाम कम कर दो, आधे कर दो, भीड़ जुटनी चाहिए, समझे? मालिक, इतना कम कर देंगे तो नुकसान नहीं होगा? जो कहा है वही करो, आज इसी चाल से सब बदल जाएगा। कुछ ही देर में गोपाल आवाज लगाने लगता है, आओ भैया आओ, आधे दाम में गर्मा गर्म बिरयानी। कुछ लोग रुक जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं, जैसे सोच में पड़ गए हों। रमेश भी ये सुनता है। एक पल के लिए उसके हाथ रुक जाते हैं। तभी उसके ठेले पर खड़ा ग्राहक उससे पूछता है, वो आधे दाम में दे रहा है, अब तुम्हारा क्या प्लान है? भैया, दाम कम करना बड़ी बात नहीं है, असली बात है स्वाद और भरोसा, जो कभी बदलता नहीं। कुछ लोग सस्ती बिरयानी के चक्कर में उधर चले जाते हैं, जिससे रमेश के ठेले पर भीड़ थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन कुछ लोग अब भी वहीं टिके रहते हैं। उधर सस्ते दाम के कारण शाम के ढाबे पर भीड़ बढ़ जाती है। अब असली बात समझ में आएगी, धंधे में टिकना क्या होता है। लोग जल्दी जल्दी प्लेट ले रहे थे। कोई खड़े खड़े खा रहा था तो कोई बैठकर आराम से खा रहा था। थोड़ी ही देर में एक आदमी खाते खाते अचानक ठिठक जाता है। अरे, ये क्या खिला रहे हो? स्वाद भी खराब है और पेट में जलन भी शुरू हो गई। दूसरा आदमी भी परेशान होकर अपना पेट पकड़ लेता है। मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा, लगता है कुछ गड़बड़ है। धीरे धीरे सबके चेहरे बदलने लगे। किसी ने पेट पकड़ लिया, कोई वहीं बैठ गया। गोपाल घबराकर शाम के पास जाता है और उससे कहता है, मालिक, लोगों की तबीयत खराब हो रही है। हमने कल की बची हुई बिरयानी ही गर्म करके दी थी ना, अब क्या करें? शाम घबरा जाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। चुप हो जा, अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। भीड़ में से एक आदमी फोन निकालता है और पुलिस को फोन लगा देता है। हेलो, यहाँ चौक के ढाबे पर बिरयानी खाकर लोगों की तबीयत खराब हो रही है, कृपया जल्दी किसी को भेजिए। कुछ ही देर बाद सायरन की आवाज सुनाई देती है। पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है और 2 पुलिस वाले नीचे उतरते हैं। क्या मामला है यहाँ? इतनी भीड़ क्यों जमा हो रखी है? तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी बोल उठता है, साहब, यहाँ की बिरयानी खाने के बाद लोगों की हालत खराब हो रही है। पुलिस अधिकारी का चेहरा सख्त हो जाता है। वो सीधे ढाबे की तरफ देखने लगता है। कौन चलाता है ये ढाबा? बताओ, यहाँ क्या गड़बड़ हो रही है?
श्याम के चेहरे पर डर धीरे धीरे साफ नजर आने लगता है। बगल में खड़ा गोपाल थोड़ी हिम्मत करके सच कह देता है। साहब, मैंने मना किया था, लेकिन मालिक ने कल की बची हुई बिरयानी ही गर्म करके सबको देने को कहा था। पुलिस अधिकारी का गुस्सा साफ नजर आने लगता है। वो सख्त लहजे में बोलता है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? लोगों की जान से खेल रहे हो और बासी बिरयानी बेच रहे हो। श्याम सिर झुका लेता है। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। अभी के अभी ये ढाबा बंद करो और हमारे साथ चलो, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ढाबे पर ताला लग जाता है। पुलिस श्याम को अपने साथ ले जाती है और भीड़ धीरे धीरे हटने लगती है। उधर रमेश अपने ठेले के पास खड़ा है और धीरे धीरे उसके पास ग्राहक बढ़ने लगते हैं। भैया, उधर सब खराब निकला। खाने के बाद लोगों की हालत खराब हो गई। रमेश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, जैसे उसकी मेहनत रंग लाई हो। वक्त के साथ उसके ठेले के पास भीड़ बढ़ने लगी। गलत रास्ता जल्दी आगे ले जाता है, लेकिन टिकता नहीं, और सही रास्ता थोड़ा वक्त लेता है, लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचाता है।